नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर जो कि सीटेट के अंदर पूछे जा चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन सीडीपी पे आधारित होने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर कहा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या अर्थात एनसीएफ जो फ्रेमवर्क है 2005 ने अपनी समझ यहाँ पे कुछ ब्लैंक स्थान दिया गया है से प्राप्त की है। अर्थात यहाँ पे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क जो है 2005 ने अपनी समझ डैश डैश से प्राप्त की। किससे प्राप्त की? ऑप्शन ए में कहा गया रचनावाद से, ऑप्शन बी में कहा गया संज्ञानात्मक सिद्धांत से, सी के अंदर कहा गया मानवतावाद के, या डी के अंदर कहा गया व्यवहारवाद से। तो किससे इसने प्राप्त किया है? तो यहाँ पे यदि हम बात करें ऑप्शन ए की तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म अर्थात जो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका दिया गया है ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इससे ही जो है अपनी इसने समझ को प्राप्त किया था, कर रचनावाद को प्राप्त किया है। थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं डिटेल से इसके सॉल्यूशन पे। तो यहाँ पे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क जो हमारा है 2005 अर्थात एनसीएम 2005 भारतीय शिक्षा का मार्गदर्शक दस्तावेज है जिसमें सीखने की प्रक्रिया को बाल केंद्रित और अनुभव आधारित बनाया गया। अर्थात जो भी बच्चे कैसे सीखेंगे, सीखने के लिए क्या क्या सिद्धांत हैं, उन सभी को जो है इसे एनसीएफ 2005 के अंदर लिखा गया है। रचनावाद की बात करें तो रचनावाद एक शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण है जिसमें माना जाता है कि अपने बच्चे अनुभवों, संवाद और गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। इस फ्रेमवर्क में ज्ञान को केवल सूचना देने वाला नहीं बल्कि बच्चे द्वारा गतिविधियों, अन्वेषण और प्रश्नों के माध्यम से सक्रिय रूप से समझे जाने वाला माना जाता है। अर्थात बच्चों को यहाँ पे केवल सूचना देने वाला नहीं माना जाता है, इसके अंदर अन्वेषण बच्चों के माध्यम से सक्रिय रूप से समझा जाता है। वहीं पे बात किया तो एनसीएफ 2005 रचनावाद की सोच पर आधारित है जिसमें शिक्षक को बच्चों को सीखने के अवसर देने वाला और मार्गदर्शक होता है, ना केवल जानकारी देने वाला। अर्थात यहाँ पे मार्गदर्शक होता है, ना कि जानकारी देने वाला होता है, अध्यापक होता है। अर्थात यहाँ पे क्या होता है, बच्चा जो होता है केंद्र में होता है और यहाँ पे अध्यापक उसको जानकारी देते हैं और यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास भी होता है, मानवतावाद और व्यवहारवाद भी शिक्षा के सिद्धांत लिए जाते हैं। तो एनसीएफ 2005 की ये सभी जो है पृष्ठ जो होते मेन भूमि है जो कि रचनावाद दी गई है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जिसके अंदर कहा गया है कि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि। अर्थात अगर बच्चा में अर्थात क्लास के अंदर अगर बच्चे जो होते प्रेरित होता है तो मोटिवेट अगर होंगे तो कब मोटिवेट होंगे, उसको कैसे समझा जा सकता है? इसके लिए ऑप्शन ए में कहा गया है कि वे सभी परिस्थिति में नियमित होते हैं, या वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, या फिर कहा गया वे अच्छी तरह से वर्दी पहन कर स्कूल में आते हैं, या वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन कहा गया कि वे सभी उपस्थिति में नियमित होते हैं, तो ये तो कोई जरूरी नहीं है कि उपस्थिति ज्यादा हो तभी बच्चे यहाँ पे क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट तो इनकरेक्ट हो जाएगा। बी में बात किया तो वे शिक्षक के स्पष्टीकरण अर्थात शिक्षक से जो स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, वो प्रश्न पूछते हैं। तो ये बात सही है, ये तो हमारा हम जानते हैं कि ये क्या होता है कि एक्टिव क्लास के रूप में जाना जाता है। तो इसलिए यहाँ पे आपका सी और डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे बात करें डिटेल से तो प्रेरित छात्र वही माने जाते हैं जो निर्देशानुसार विषय को पूरी तरह समझने की इच्छा दिखाते हैं। ऐसे बच्चे सीखने में सक्रिय भागीदारी करते हैं, स्वयं सवाल पूछते हैं और जिज्ञासा दिखाते हैं। प्रश्न पूछना सीखने की प्रक्रिया में गहराई और समझ दोनों को दर्शाता है। अन्य विकल्प अर्थात नियमित उपस्थिति जैसे कि हो जाए, चाहे वर्दी पहन के आना हो या अनुशासन बनाए रखना हो, भले ही शिक्षा की व्यवस्था और शिष्टाचार के लिए अच्छे हैं, लेकिन यह प्रेरणा या आंतरिक जिज्ञासा का संकेत नहीं है। अर्थात ये भले ही जरूरी है, चाहे वो डेली नियमित रूप से आए, डेली अच्छे से ड्रेस पहन के आए और वर्दी या अनुशासन बनाए रखें, तो ये भले ही जरूरी है, लेकिन शिक्षा के लिए ये ज़्यादा जरूरी नहीं है कि बच्चे जो ये काम करें। मोटिवेशन होगा जब उनका इंटरनल, तभी वो अच्छे से कार्य करेंगे। सभी प्रेरणा बच्चों के सोचने, जिज्ञासा होने और शिक्षक से संवाद के माध्यम से प्रकट होती हैं।
अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। अर्थात बच्चे जो होते हैं उनके अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक क्या उपयुक्त है। तो कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, या नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, या शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। देखो, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। देखो, बच्चों के अंदर जो लर्निंग की प्रोसेस उसको अगर सुधारना चाहते हैं तो आपको शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे जो आपका बी वाला हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल से बात किया जाए तो बच्चों के अधिगम में सुधार के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका उन्हें सीखने की प्रक्रिया में सक्रियता से शामिल करना है। जब बच्चे शिक्षक के मार्गदर्शन में आपस में संवाद और चर्चा करते हैं तो खासकर वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर, तो वे न केवल विषय को गहराई से समझते हैं बल्कि आलोचनात्मक सोच, समाधान खोजने की क्षमता और सामाजिक संसाधनों का विकास भी करते हैं। अन्य विकल्प की बात करें, जैसे कि अन्य विकल्प हैं जैसे कि शिक्षा के लिए सहायक हो सकते हैं, जैसे पर्याप्त सामग्री मिले या उदाहरण, चित्र, आकलन। लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त वही है जिसमें बच्चे सक्रिय भागीदारी बनते हैं, न कि केवल श्रोता होते हैं। अनुभवजन्य अधिक संवाद और सहयोगी वातावरण बच्चों की समझ और आत्मविश्वास को तेजी से बढ़ाता है। अर्थात तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसके अंदर कहा गया कि अनुशासन जो है जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम सभी जानते हैं अनुशासन था डिसिप्लिन जो होता है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द लर्निंग एनवायरनमेंट। एंड किस तरह की मदद करता है, और ये हेल्प हिज व्हाट वे, अर्थात तो ये किस प्रकार की जो मदद करता है डिसिप्लिन। तो ऑप्शन ए में कहा गया शिक्षकों को निर्देश देने में, ऑप्शन बी में कहा गया बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, सी में कहा गया बच्चों को अपनी शिक्षा को नियमित और मॉनिटर करने के लिए, डी के अंदर कहा चुप्पी साधे रहने के लिए। देखो, यहाँ पे बात किया जाए तो ऑप्शन जो सी है बच्चों को अपनी शिक्षा को नियमित और मॉनिटर करने के लिए जो इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, डिसिप्लिन का प्रयोग किया जाता है, था तो अनुशासन का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे बात करें तो अनुशासन केवल चुप्पी या आदेश पालन तक सीमित नहीं है। अर्थात ऐसा नहीं कि आप अनुशासन आपको दिया जाए कि आप चुप पे बैठे रहो या आप केवल हमारे आदेश का पालन करो, बल्कि इसका उद्देश्य है कि बच्चों को आत्मनियंत्रित करना, अर्थात उनका आत्मनियंत्रण हो, जिम्मेदारी और आत्म प्रबंधन की प्रवृत्ति को जगाना भी होता है। जब कक्षा में अनुशासनात्मक माहौल होता है तो बच्चे स्वयं अपनी अधिगम प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं, उसकी निगरानी करना सीखते हैं। यह स्वयं अर्थात सेल्फ रेगुलेशन, आत्म मूल्यांकन और लक्ष्य निर्धारण जैसी शिक्षण योग्यताओं के विकास में मददगार होता है। निर्देश देना अथवा रटकर याद करना अनुशासन का मुख्य उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह बच्चों में आत्म शिक्षा की प्रेरणा और व्यवस्था में बढ़ाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन 5 में कहा गया है कि आनुवांशिकता, अर्थात यहाँ पे बात की गई है हेरिडिटी एंड वातावरण अर्थात पर्यावरण, अर्थात आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अर्थात कहा गया है कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए में कहा गया है अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। अरे ये तो बिल्कुल बात गलत है। ऐसा थोड़ी, बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा विकलांग हैं तो उनको आप चाहे जिस प्रकार का भी पोषण दे दो वो विकलांगता उनके अंदर बनी रहती है। ऑप्शन बी में कहा गया पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अरे ये भी गलत बात है। अब मान लो बच्चे को अगर आप ऐसे वातावरण में रखते हैं जहाँ पे अच्छी हवा नहीं है, जहाँ का एटमॉस्फेयर सही नहीं है, तो बच्चे का स्वास्थ्य भी बिगड़ जाएगा। तो इसलिए उसकी केवल भाषा विकास में नहीं, उसके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, उसके विकास पर भी बहुत सारी चीज़ों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। सी के अंदर कहा गया विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से भी अधिक प्रभावित होते हैं।
ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही कही जा रही है, क्योंकि बच्चे का जो विकास होता है वो आनुवंशिकता पर भी निर्भर करता है, पर्यावरण पर भी निर्भर करता है, अर्थात इन दोनों फैक्टरों पर निर्भर करता है। डी के अंदर कहा गया सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीन्स द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है। अरे ये बात कहाँ से सही हो जाएगी? ऐसा थोड़ी कि अगर आपका मान लिया आप अगर एक अच्छे कलाकार हैं, आप अच्छे से जो होते हैं यहाँ पे कोई प्रदर्शन करते हैं, अच्छे तरह से कुछ कार्य कर लेते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि आपका लड़का भी इसी तरीके से कार्य करेगा। तो ये तो निर्भर करता है वातावरण आपका कैसा, थोड़ा बहुत जीन्स पे निर्भर करता है, लेकिन पूरी तरह निर्भर नहीं करता है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन का, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पे। तो बच्चे का विकास जो होता है आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के संयुक्त प्रभाव के कारण होता है। कुछ गुण जैसे कि शारीरिक बनावट, रंग और जन्मजात प्रतिभाएं अधिकतर आनुवंशिकता द्वारा प्रभावित होती हैं। वहीं भाषा का विकास है, चाहे व्यवहार आपका हो जाए या सामाजिक कौशल की बात किया जाए या मूल्य की बात किया जाए, आदि जो सभी चीज़ें जो होती है वो पर्यावरण के संपर्क में शिक्षा और अनुभवों के परिणाम से होती हैं। वहीं पे बात किया जाए तो बच्चों के सीखने और प्रदर्शन की क्षमता केवल जीन्स तक सीमित नहीं होती है और ना ही पोषण हर विकार को समाप्त कर सकता है। ये दोनों एक साथ विभिन्न तल पर हैं, अलग अलग विकासात्मक क्षेत्रों में असर डालते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसके अंदर कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। अर्थात पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन नहीं कहा जा सकता है। तो ए के अंदर कहा गया कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ये तो भाई पियाजे के अनुसार कहा जा सकता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये इनके अकॉर्डिंग नहीं कहा जा सकता है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये भी इनके अकॉर्डिंग नहीं कहा जा सकता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। देखो ये क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे बात किया तो निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, तो यहाँ पे ये निगेटिव था, इसलिए निगेटिव का ये वाला पहला वाला निगेटिव सही रहेगा और दूसरे ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा डिटेल से बात किया जाए तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने अनुभवों से, खोज और पर्यावरण पर सक्रिय क्रिया के माध्यम से सीखते हैं। वहीं पे पियाजे ने सीखा कि बच्चों का विकास चरणबद्ध तरीकों से होता है और वे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान स्वयं बनाते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होना व्यवहारवाद पर आधारित है, न कि पियाजे के दृष्टिकोण से। देख सकते हो यहाँ पे एक पहला वाला नेगेटिव था, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में नेगेटिव कहा गया था इसलिए सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बात किया जाता है तो ये जो व्यवहारवाद था ये पियाजे के दृष्टिकोण पर आधारित नहीं है। पियाजे ने जोर दिया कि बच्चे सक्रिय रूप से सोचते हैं, परीक्षण करते हैं और तर्क करते हैं। सीख केवल अभ्यास या याद करने से बिल्कुल भी नहीं होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। अर्थात पूर्व संक्रियात्मक जो होता है जिसको हम प्री ऑपरेशनल थिंकिंग कहा जाता है, उसकी कौन सी इसमें से जो एक लिमिटेशन नहीं उस पर बात किया गया। तो ऑप्शन फर्स्ट में कहा गया अहमतंत्रता अर्थात ईगोसेंट्रिक हो जाएगा, या अनुक्रमित्रता अर्थात इरिवर्सिबिलिटी कहा गया है, या ध्यान केंद्रित करने वाली प्रक्रिया टेंडेंसी टू फोकस अटेंशन, या प्रतीकात्मक विचार का था डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट। तो यहाँ पे ऑप्शन बात किया कौन सा नहीं हो सकता है, तो इसमें से ऑप्शन डी वाला आपका यहाँ पे सही बैठेगा, क्योंकि यही इस क्वेश्चन का नेगेटिव में जा रहा है। थोड़ा सा डिटेल से बात किया जाए तो पियाजे की सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष तक होती है की प्रमुख सीमाएं हैं। इसमें से अहमदता अर्थात इकोसेंट्रिक, इरिवर्सिबिलिटी और यहाँ पे सेंट्राइजेशन अर्थात तो यहाँ पे ये इनकी तीनों प्रवृत्तियां हैं। तो इस प्रकार से इन सीमाओं के कारण बच्चे अपनी सोच को सीमित और स्वयं केंद्रित करते हैं। वे बदलती घटनाओं को पलट नहीं पाते हैं और अक्सर एक ही पहलू पर ध्यान देते हैं। अर्थात इस अवस्था में जब होते बच्चे तो उनको जिस लेवल का बता दिया था वो वैसा ही मान के चलते हैं। अगर अचानक से कोई चीज़ बदल जाए तो वो नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि कहीं पे अगर मान लिया ग्रीन लाइट जल रही है तो उनको बताया जाए कि अगर ग्रीन लाइट जल रही हो तो आपको वहाँ पे क्रॉस नहीं करना। आप चाहे ग्रीन लाइट कहीं पर भी देखें वो रुक जाते हैं। इस प्रकार से उनको जो बता दिया जाता है उसी को मान लेते हैं, उसके अंदर बदलाव नहीं कर पाते हैं। वहीं पे प्रतीकात्मक विचार का विकास जो होता है इस अवस्था की उपस्थिति है, सीमा नहीं है। बच्चे इस अवस्था में भाषा, चित्र, वस्तुओं और कार्यों को प्रतीकों के रूप में प्रयोग करते सीखते हैं जो उनकी संज्ञानात्मक प्रकृति को दर्शाता है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं, जिसके अंदर कहा गया है कि प्रश्न का हिंदी में पुनर्लेखन करना है। यहाँ पे कहा गया है के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात कहा गया प्रश्न का हिंदी में पुनर्लेखन है, तो हमने हिंदी में लिखा है। यहाँ पे डैश डैश करके समझा कि यहाँ पे डैश डैश कहा गया है के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या यह समय बिताने का एक और सुखद तरीका है? ये नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाएगा। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। ऑप्शन की बात किया तो ऑप्शन यहाँ पे वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा के बच्चों के विकास में होता है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। डिटेल से बात करें तो खेल बच्चों के सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास में बहुपक्षीय योगदान देता है। खेल के माध्यम से बच्चे नया कौशल, समस्या समाधान, रणनीति बनाना, सहयोग और समय प्रबंधन जैसी कई योग्यताएं विकसित करते हैं। केवल समय बिताना या इंद्रियां उत्तेजित करना खेल के अन्य लाभ हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बच्चे नए कौशल प्राप्त करते हैं और उनकी परिस्थितियों का उपयोग करना सीखते हैं। तो शारीरिक निपुणता भी खेल का एक बड़ा लाभ है, लेकिन पूरा विकास तभी होता है जब बच्चे कौशल प्राप्त कर उपयोग कर सकें। अब यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसके अंदर कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। अर्थात कौन से बच्चों को यहाँ पे इनवाइट करता है गंभीर रूप से सोचने के लिए। क्या ऑप्शन ए में कहा गया क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं या सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे बी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा कि विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। जब अलग अलग तरीकों पे बात किया था तो यहाँ पे बच्चों को यार गंभीर सोचना पड़ता है, क्योंकि एक तरीका, दूसरा तरीका, कितने तरीके हो सकते हैं लगभग मैक्सिमम जिससे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये सोचने का एक गंभीर तरीका होता है। क्वेश्चन के आंसर पे डिटेल से बात करें तो गंभीर या गहन सोच को प्रेरित करने के लिए प्रश्न को समस्या के अनेक पहलुओं, दृष्टिकोणों, रणनीतियों और समाधान के तरीकों के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। हम इसे कितने तरीकों से हल कर सकते हैं? ऐसा प्रश्न जो बच्चों को शुरुआत से लेकर अंत तक तर्क, विश्लेषण, योजना एवं कल्पना को इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करता है। अन्य प्रश्नों में जैसे कि ए में कहा गया भी सोच उत्प्रेरित है, लेकिन उतना गहन नहीं विकल्प है। बी और सी यहाँ पे केवल सतही उत्तर खोजने की या जानकारी जांचने से संबंधित है। इसलिए यहाँ पे हमारा केवल ऑप्शन बी वाला करेक्ट रहता है। अब यहाँ पे आज का हमारा जो लास्ट का क्वेश्चन है, जो कि होमवर्क के लिए होना है, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर और एक्सप्लेनेशन भी देना है। क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना या छात्रों की लेबलिंग वगैरह यहाँ पे दिया गया है। फिर ऑप्शन में कहा गया परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना या रैंकिंग, या कर से सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, थीमेटिक इकाई, नियमित इकाई या परीक्षा रैंकिंग। देखो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आपको प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर बताना है। और यदि आप चाहते हैं डिटेल से इस क्वेश्चन को देखना और समझना, तो इसके लिए आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। वहां पे क्लिक करके आप जो है CDP का जो एक सेक्शन मिलेगा, उसके अंदर सारे वहां पे PDF आपको मिल जाएंगे। और यदि अगर आपको PDF फॉर्म में ना मिले तो वहां पे आपको PPT में मिल जाएंगे। तो आपको अपने मोबाइल के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी डाउनलोड करके रखना होगा, अर्थात कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है जहां पे आप जो होते पावर पॉइंट वाली फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, प्लीज आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों शेयर करें। अगली वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।